जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। जैसा कि नाम दिया है मैथ्स फाउंडेशन प्रो बैच, तो बिल्कुल वैसे ही है। इसमें हमने अपडेटेड क्वेश्चन रखा है, बिल्कुल जीरो टू हीरो तक लिए बनाएंगे आपको हम। कोई भी बिगनर बच्चा हो या जो पीछे से तैयारी कर रहा है, उसका टॉपिक क्लियर नहीं है तो वो हमारी क्लास से जुड़ के अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकता है। इसमें हमने सवालों को बहुत बेहतरीन बेहतरीन रखा है, मतलब कहीं जो हमारी सीरीज ये चल रही है, मतलब कि जो फाउंडेशन प्रो बैच है, हालांकि इसमें तो हम कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करेंगे। हमने बड़ी क्लासेस नहीं बनाई हैं, छोटी छोटी क्लासेस ली हैं, ये आपको बोरियत ना हो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कल लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। मैंने बताया कि दो प्रकार के नंबर्स होते हैं। एक तो मैंने ये बताया आपसे कि नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो उसे रियल नंबर में फिर मैंने बताया रेशनल इरेशनल बताया, फिर मैंने इंटीजर बताया। तो मैंने इंटीजर में फिर बताने लगा मैं, तो मैंने कह रहा था कि इंटीजर जब लिखा तो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैंने कहा कि जो नॉन जीरो इंटीजर होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, वही हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इसका मतलब है कि उन्हीं नेचुरल नंबर से मुझे दो चीज़ें और मिल गई थी। मैंने नेचुरल नंबर्स क्या, 1 to इनफाइनाइट, तो 1 2 3 4 5। तो मैंने चार बच्चों से पूछा कि बताओ इन संख्याओं का नेचर। किसी ने कहा सम है, कोई कह रहा विषम है, कोई कह रहा भाज्य है, कोई कह रहा अभाज्य है। इसका मतलब है कि जो नंबर प्राकृतिक संख्या मतलब कि नॉन जीरो इंटीजर थे वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाए। उन्हीं नेचुरल नंबर से ही हमें ये पता चल गया कि उसमें इवन ऑड भी हैं और प्राइम और कंपोजिट नंबर भी हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि जो सम संख्याएं और विषम संख्याएं हैं, आपको पता है कि मैंने लास्ट क्लास में इस बात को मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना, क्या होती हैं। अब हम यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि जैसे हमारा जो, अगर हम कहीं पे ये लिखते हैं इवन, क्या लिखेंगे बेटा, इवन प्लस माइनस, अगर मैं इवन लिख दूं तो आपका जो रिजल्ट आएगा वह इवन ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस नंबर सिस्टम में। अगर आप ऑड प्लस माइनस ऑड, इसका क्या मतलब मैं समझाता हूं आपको, तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑड ही आएगा। आप एक ऑड ले लीजिए और एक इवन ले लीजिए, एक इवन ले लीजिए प्लस माइनस के फॉर्म में, यहाँ पे भी आपका आपका यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा, इवन ही आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। क्लियर है बात। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। जैसे कोई इवन नंबर आपने 4 ले लिया, फिर इवन नंबर आपने ले लिया 8, तो आप इनको जोड़िए तो कितना आएगा, 12 आएगा। अगर इनका डिफरेंस लोगे तब भी कितना आएगा, वो 4 आएगा। दोनों क्या है, एक सम संख्या है। क्लियर है बात। अगर मैंने 3 लिया, 3 को मैंने 5 के साथ जोड़ा तो कितना आया, 8 आया। अगर इनका डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, तब भी इवन आ गया। आगे हम कहें अगर यहीं पे 3 की जगह हम ले लें क्या, दोनों और नंबर लेते हैं, मैंने कहा 7 ले लो और 11 ले लो। आप इनका दोनों को जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 18 आएगा, और इनका डिफरेंस कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 6 आ जाएगा। क्या आएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है बात। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि अगर दो नंबर हैं, अगर दोनों इवन हैं, उनको आप चाहे जोड़ो या घटाओ तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, इवन ही आएगा। अगर दो नंबर ऑड हैं, आप दोनों को जोड़िए या घटाइए तो आएगा क्या, इवन ही आएगा। ठीक है, एक ऑड और एक इवन, आप उनको चाहे जोड़िए या घटाइए, उनका डिफरेंस आपका या उनका सम ऑड ही आएगा। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 7, 7 ऑड है, मैंने क्या ले लिया, 4 ले लिया। आप इनको जोड़िए तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 11 आएगा। 11 एक ऑड नंबर है, आप इनका डिफरेंस ले लिए, 7 और 4 का डिफरेंस क्या आएगा, 3 आएगा। ले लिया। देखिए दोनों केस में आपका क्या बना, ऑड ही आ गया। आया कि नहीं आया। और एक ले लेता हूं, आपको ये ना लगे। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने 11 लिया, ठीक, और 11 के साथ मैंने 6 ले लिया, तो 11 6 जब ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 17 आएगा। ठीक है ना। और इनका डिफरेंस ले लूंगा तो 6 5 का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आप देखिए कि दोनों केस, मतलब अगर आप ऑड और इवन नंबर है, एक ऑड है एक इवन है, आप दोनों को जोड़ेंगे तब भी ऑड आएगा और दोनों को घटाएंगे तब भी क्या आएगा, ऑड आएगा। दोनों इवन है, मतलब इवन इवन जोड़ा जाए या घटाया जाए तो इवन ही आएगा। ऑड ऑड जोड़ा जाए घटाया जाए तो इवन ही आएगा। अगर आप ऑड और इवन को जोड़ो या घटाओ तो आपको ऑड ही मिलेगा। क्लियर है बात, यहां तक समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है। अब हमारे साथ एक, ये तो 3 बातें आपको याद रखनी ही रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना। आगे हम बात करें, सम विषम की बात कर रहा था मैं, इसलिए इसको मैंने इसमें रखा है। फिर हम यहीं पे बात करेंगे आपको कि अगर हम इवन इवन मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, इवन इनटू इवन को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। अगर हम ऑड और ऑड को बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ऑड और ऑड को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा।
अगर हम ऑड और इवन को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, जरा बताइए। आपको ये पता है कि अगर इवन इवन मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन ही आएगा। जैसे मेरी बात ध्यान सुनो, अगर मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल, मैंने लिया 4 गुणे 2 तो कितना आ गया, 8 आ गया। आप ले लिए 6 गुणे 4 तो कितना आएगा, 24। 8 गुणे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। इसका मतलब आपने 3 केस देखा तो क्या आया, इवन इंटू इवन, इवन ही आ गया। अगर मैं 3 गुणे 3 करता हूं, मेरी बात ध्यान सुनना, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऑड आया। मैंने क्या लिखा, 7 गुणे 11 लिखा तो क्या है, 77 आ गया। ठीक है ना। फिर मैंने क्या लिखा, 11 गुणे 5 लिखा तो क्या आया, 55। बताओ ये सारे नंबर क्या है बेटा, ये ऑड ही है। इसका मतलब ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ऑड ही आ जाएगा। ठीक है ना। ऑड और इवन करोगे तो मान लीजिए एक नंबर आपने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया 5 और इसको लिखा 4 तो क्या आया, 20 आ गया। ठीक है ना। खैर मैंने लिखा क्या, 7 और 7 को मैं 6 से करूंगा तो क्या आएगा, 42 आएगा। ध्यान समझिएगा। ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए एग्जाम में। ठीक है। और आगे क्या है, अगर मैंने लिखा कि 7 को जब मैंने 11 लिख दिया, 11 लिखा और मैंने क्या लिखा, 4 लिखा तो कितना आ गया, 44 आ गया। मतलब कि ऑड और इवन का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या आता है, वो इवन ही आता है। आप देखिए यहाँ 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 सब इवन ही आया ना। तो आपको कितनी बातें याद रखनी है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ किन बातों पे फोकस करना और किन बातों को आपको निगलेक्ट कर देना है। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पे बताया था, और बाकी इसका मतलब है कि नंबर तो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही लिया था। 3 बातें ये आप याद रखोगे। मतलब कहने का कि इवन को इवन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। ऑड को ऑड के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। अगर इससे बहुत कुछ, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, यूनिट डिजिट, सब कुछ पता चल जाएगा। बड़े बड़े नंबर होंगे, आप कुछ करेंगे नहीं, वहीं पता है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इन चीज़ों को नहीं समझते, आप सोचते इसको हल्के में ले लेंगे तो आगे आपके लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। चलो फिर ऑड इंटू इवन करेंगे तो इवन आएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो इवन प्लस इवन किया तो क्या आया, इवन। इवन और माइनस इवन करेंगे तब भी इवन आएगा। ऑड प्लस ऑड करेंगे तब भी इवन आएगा। ऑड माइनस ऑड करेंगे तब भी इवन आएगा। ऑड प्लस इवन ऑड आया, ऑड माइनस इवन करेंगे तो फिर क्या आएगा, ऑड आएगा। क्लियर है यहाँ तक बात। मैंने इन सारी बातों को यहाँ पे आपके सामने रख दिया है और इनको आपको याद कर लीजिएगा अपनी कॉपी में नोट करके। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आगे चलो। फिर मैंने आगे ये भी बताया था कि नेचुरल नंबर, जैसे मैंने इंटीजर लिया था तो मैंने कहा कि जो नॉन जीरो इंटीजर हैं, ठीक है, मतलब 1 to इन्फानाइट जो नेचुरल नंबर है, उन्हीं नंबरों में से मैंने कहा कि कुछ बच्चे ने मुझे बताया, मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि सर उसमें कुछ नंबर का जो नेचर है वो कंपोजिट है और कुछ का नेचर कैसा है, प्राइम है। तो फिर मैंने क्या बताया कि जिसके सिर्फ और सिर्फ अ नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों। ठीक है ना। फिर एक बात और समझिए, एक क्या है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, क्योंकि एक का फैक्टर सिर्फ एक ही है। मिनिमम 2 होने चाहिए, मिनिमम दोनों होने चाहिए इन दोनों में। अगर 2 हैं तो क्या कहेंगे, फिक्स 2 हैं तो प्राइम कह देंगे, 2 से अधिक हैं तो क्या कहेंगे, हम कंपोजिट कह देंगे। ठीक है ना। भाज्य और अभाज्य संख्या की यहाँ पे मैंने बात कर ली। आगे हम बात करेंगे तो मैंने ये कहा कि जो प्राइम भाज्य संख्याएं, ध्यान समझना। फिर मैंने आपको पूरी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस कर लिया था कौन कौन से नंबर थे। ठीक है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो फिर से लिख दूंगा। जैसे मैंने लिखा कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, ठीक है ना, 2, 3, 5, 7, 11, 13। यहाँ देखिए 2 के कितने फैक्टर होंगे, मतलब फैक्टर का मतलब हुआ कि कौन सा नंबर 2 को पूर्णतः डिवाइड कर रहा है। मैं कहूँगा कि 1 से कटेगा और किससे कटेगा, 2 से कटेगा। अगर 3 की बात करूँ तो 1 और 3 से कटेगा। अगर मैं 5 की बात करूँ तो 1 और 5 से कटेगा। अगर 7 की बात करूँ तो 1 और 7 से कटेगा। अगर 11 की बात करूँ तो 1 और 11 से कटेगा। अगर 13 की बात करूँ, 13 की, तो 1 और 13 से कटेगा। आप देखिए कि जितने भी नंबर मैंने लिखा सबके 2 ही फैक्टर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है, तीसरा कोई नहीं है। ठीक है। ऐसे सीरीज चली जाती है तो कहेंगे 17, फिर कहता हूँ 19, है ना, फिर आपका 23, 23 के बाद फिर क्या था 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, ठीक है ना, 37 के बाद फिर आपका आता है 41, 41 के बाद क्या आता है 43, 43 के बाद क्या आता है 47। ऐसे डॉट डॉट लिखते 100 तक, जहां तक भी पूछा जाए वहां तक आप लिख देते हैं। ठीक है बात। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहीं पे हम बात करें कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, जैसे मैंने लिखा कि 4 है ना, 4 लिख दिया, मैंने 6 लिख दिया, मैंने 8 लिख दिया, मैंने 10 लिख दिया, मैंने 9 भी लिखूंगा मैं।
तो देखो यहाँ पे 1 से फैक्टर कितने होंगे, 1 होगा, एक नंबर किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, 2 से अधिक हो गए ना, है ना। तो और आगे क्या कहूँगा मैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती है। ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, ये आपका रिवाइज हो गया। लेकिन हम एक बात आपको और बताना चाहते हैं कि जैसे ये आपसे पेपर में बहुत पूछा जाता है, देखिए कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप कहेंगे सर 15 होती हैं। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे सर 10 होती हैं, ठीक है ना। और सॉरी 1 से 10 तक नहीं, 51 से 100 तक, कहाँ तक, कहाँ तक बेटा, 51 से 100 तक कितनी होती है, 10 होती है, 100 नहीं, कितनी होती है, 10 होती है। यहीं पे हम कहेंगे कि 1 से 200 तक कितनी हो जाएंगी, आई थिंक 46 होती है। तो हम ऐसा ना लिखें, पहले इसको हम लिख दें कि 1 से 100 तक कितना हो गई, जरा बताओ, तो आप कहेंगे सर 25 हो गई, ठीक है ना। अगर हम 1 से 200 तक की बात करें तो कितना हो जाएगा बेटा, 46 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा, नहीं तो आप एग्जाम में अगर आ जाएगा तो ये बहुत कठिन चीज़ नहीं है, लेकिन आपका इतना टाइम नहीं होता है कि आप उनको बैठ के गिने। तो याद रखिएगा कि 1 से 50 तक 15, 51 से 100 तक 10, 1 से 100 तक कितना, 15 10 25, 1 से 200 तक 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्लियर है बात। आगे हम बात अगर करें यहीं पे कि सबसे छोटी जो संख्या है, मतलब मैं ये कहता हूं, चलो इसको इरेज करूं, मैं यहां पे लिखना चाहता हूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है ना। तो ये बात आपने नोट कर लिया होगा। एक और पेज लेता हूं और यहां बताता हूं मैं आपको कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप कहेंगे सर 2 है, ठीक है। विषम संख्या कौन सी है, 3 है, ठीक। ये क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी, ये हमारी क्या है, ये विषम संख्या हो गई, ठीक है बात। अगर हम ये आपसे कहें कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे सर 11 है। छोटी, 2 अंकों की सबसे छोटी, सिर्फ छोटी लिख दे रहा हूं, और 2 अंकों की क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 97 है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी ना कहूं, मैं पूरा लिखा नहीं मैंने, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी, 11 है। 2 अंकों की सबसे, चलो लिख देता हूं यहां पे, जो बड़ी संख्या है वो 97 है। अगर 3 अंकों की बात करें तो 3 अंकों की किस संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कितना है, तो आप कहेंगे सर 101 है। 101 किसी पहाड़े में आता है क्या, 101 किसी पहाड़े में आता है क्या, कि 37 गुणे 3, तो 3 से 21 के 1, 3 9 1 10, 101 आ रहा है। इसका मतलब है कि 101 नहीं बनेगा, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बनेगी फिर, नहीं गलत कर दिया, 37 तिया कितना होता है बेटा, 37 तिया 111 होता है ना। तो 3 से 21 के 1, 3 9 तो 11, ठीक है अभाज्य संख्या आपकी, ये 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगर मैं यहीं पे आपसे पूछूं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे कि कितना हो जाएगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे, ये छोटी कहा था ना मैंने, सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या है वो क्या होती है। डायरेक्ट सवाल पेपर में बेटा इससे आता है, तो आप कहेंगे 997 होता है। 997 किसी से कटेगा क्या, बताइए भाई, 997 किसी से कटेगा क्या। अगर मैं यहीं पे 4 अंकों की पूछूं तो 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 1007, है ना। 4 अंकों की सबसे, आप इनको सबसे जो छोटी संख्या है उसे हम कहते हैं कितना, 1007। 1007 किसी पहाड़े में आता है क्या, बताइए, 1000 किसी पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता है। ये आता है 718, 718, सॉरी ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 1007 नहीं, 1009 बनेगा बेटा, 1009 आ जाएगा। 1009 किसी पहाड़े में आता है क्या, आप कहेंगे सर कभी नहीं आता है, 1000 किसी के पहाड़े में आता नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है बात। अगर मैं कहूँ यहीं पे आपसे पूछूं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे कि 9973 होती है। कितनी होती है, सबसे बड़ी संख्या किसकी, सबसे बड़ी संख्या की बात मैं करूंगा
कहेंगे कि 9973 हो जाएगा। ठीक है ना, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। फिर सबसे छोटी विषम संख्या विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे सर 3 है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 11 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 97 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 101 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 997 है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है वो 1009 है। 4 अंकों की सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या है 9973 है। बात यहाँ तक ठीक है, क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। तो कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे हमने नंबर के बारे में बता दिया और ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो एक सीरियल बना के आप याद कर लो। कैसे याद करोगे, ऐसे आप लिख के 4 बार याद कर लो कि 2 क्या था, सबसे छोटी संख्या थी। फिर 3 है, 2 अंकों की सबसे छोटी, ठीक है ना। उसके बाद फिर सबसे बड़ी, फिर आप कहेंगे 101, फिर कितना हो जाएगा 3 अंकों के 997, फिर 9900 कितना 73, ये हो गई। तो आप ये कहेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ये आपको सीरियल याद कर लेना है और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, बात आगे चलते हैं। फिर हमसे पूछता है कि ट्विन प्राइम क्या होता है। ठीक है, ट्विन प्राइम की बात करेगा। ट्विन प्राइम होता क्या है, जैसे अभाज्य संख्याओं का जो पेयर बनेगा, क्या बनेगा बेटा, जो अभाज्य संख्याओं का जो पेयर बनेगा, ठीक है ना। जैसे हमने क्या कहा कि आप कहेंगे सर 3 और 5 ये क्या है, ट्विन प्राइम कहलाते हैं। सीटेट का अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ है, उसमें भी आया था। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं डायरेक्ट। आप इसको हिंदी में देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, आप इंग्लिश में देखो, इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी लिखा नहीं है, आप इंग्लिश में देख लीजिएगा। ठीक है ना। ट्विन प्राइम का मतलब ये हुआ कि दो संख्याएं दोनों अभाज्य हों और उनके बीच का अंतर क्या हो, 2 हो, उनके बीच का अंतर 2 हो। तो आप अगला क्या कहेंगे, 5 और 7 क्या है, ट्विन प्राइम है। ठीक है ना। और 11 और 13 क्या है, ट्विन प्राइम है कि नहीं है। ठीक है। अब आप ऐसा ना कह दो कि सर 7 और 11 है, 7 और 11 अभाज्य संख्याएं हैं तो, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 4 है, तो इसलिए ये यहाँ पे नहीं होगा। ट्विन प्राइम में अभाज्य संख्याओं का वो पेयर लिया जाता है जहां पे 2 का अंतर हो। जैसे क्या कहेंगे 29 और 31, 29 और 31, ठीक है। 41 और क्या है 43, 41 और 43, ठीक है। आगे हम क्या बताएंगे, 41 43 29 31 11 13 5 7 और 71 73, 71 73, ये भी क्या है, ये भी ट्विन प्राइम है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। तो ट्विन प्राइम अभाज्य संख्याओं के वो पेयर होते हैं जिनमें 2 का अंतर होता है। तो आप देखिए यहाँ भी 2 का अंतर, 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 यहाँ भी 2 का अंतर है। अब आपसे पूछता है को प्राइम सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है ना। आगे आपसे पूछा होगा कि रिलेटिवली प्राइम। तो अब चूंकि को प्राइम जो नंबर है ना, ध्यान दीजिएगा, जो ये को प्राइम नंबर है, ऐसा मतलब कहने कि 2 संख्या लिखे जिनका HCF क्या हो, जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF 1 हो, क्या हो, 1 हो, या उसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, या उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, या उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो बेटा, 1 हो। ध्यान से समझिएगा, यहीं पे हम लिखना शुरू करेंगे। जैसे मैंने लिखा कि 4 और 7। अब यहां पे देखिए को प्राइम में फर्क, इसमें क्या फर्क है, ये दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर कहलाएंगे आपस में। कैसे, देखो 4 के तो जो फैक्टर, 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन अगर 4 और 7 की बात करें तो बेटा 4 के कितने फैक्टर बनेंगे, तो आप कहेंगे 1 2 और 4। 7 के कितने बनेंगे, तो 1 और 7। आप बताइए दोनों में कॉमन क्या है, 1 ही है। इसका मतलब ये कि दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। मैंने क्या लिखा, 10 और 13 लिख दिया। 10 और 13 क्या है, एक को प्राइम नंबर है। ठीक है ना। मैंने क्या लिखा, 25 और 36 लिख दिया। अब बताओ 25 और 36 लिखा तो 25 को मैं क्या लिखूंगा, 5 का स्क्वायर लिखूंगा, और 36 को क्या लिखूंगा मैं, 9 गुणे 4 लिखूंगा, तो 3 का स्क्वायर गुणे
2 का स्क्वायर। कुछ भी कॉमन है क्या? आप यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ भी 1 लिख सकते हो, एक ही कॉमन है। अब देखो क्या ये दोनों नंबर प्राइम है क्या? लेकिन ये दोनों आपस में कैसे हैं? ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर हैं। ऐसे नंबर, दो नंबर जिनके बीच में, जिनका HCF 1 हो या जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 हो, तो वो नंबर को प्राइम नंबर कहलाते हैं। समझ में बात आई कि नहीं है? जैसे मैंने क्या लिखा, 16 और 25 लिख दूं। अगर मैं 16 और 25 लिख दूं, आप मुझे बताइए कि 16 25 क्या है? तो आप कहेंगे सर ये दोनों जो नंबर हैं आपस में क्या है? को प्राइम है। क्या है बेटा? को प्राइम है। ठीक है बात। तो आपको ट्विन प्राइम समझ में आया कि नहीं आया? कि आप अभाज्य संख्याओं के पेयर वो पेयर लिए जाते हैं जिनमें 2 का गैप होता है। को प्राइम नंबर में ऐसे नंबर लिए जाते हैं, इनसे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने क्या लिया है यहाँ पे, कि 36 और 25 है, ये अभाज्य संख्या है कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। अब बस देखना है कि उनके बीच में HCF क्या हो? 1 हो। बस उनके बीच में HCF क्या हो? 1 हो, तो वो आपस में को प्राइम कहलाती हैं। ठीक है ना? अगर हम यही रिलेटिवली प्राइम की बात करें तो ये भी सहअभाज्य संख्याएं ही कहलाती हैं। यहाँ पे भी लिख गया है, खैर कोई बात नहीं, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी अगर लिख दिया है तो कोई बात नहीं। ठीक है बात। चलो भाई आगे चलते हैं। यहां पे देखो, रिलेटिवली अगर प्राइम की बात करेंगे बेटा, रिलेटिवली प्राइम की बात मैं करूंगा यहां पे, तो इसे भी सहअभाज्य संख्या कहते हैं, इसे भी सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो लेकिन फर्क क्या है दोनों में? फर्क सिर्फ इतना है, आप कहेंगे सर इसको क्यों बता रहे हैं? इसको इसलिए बता रहे हैं कि पेपर में अगर आपसे लिख ले कहीं पूछे सहअभाज्य संख्या और फिर पूछे रिलेटिवली प्राइम बताइए तो क्या होगा? पेयर ढूंढिए, आपसे पूछेगा कि रिलेटिवली प्राइम नंबर ढूंढिए, तो बेटा आप ये देखिए कि इसमें जो नंबर होंगे ना वो क्या होंगे? वो दोनों नंबर को प्राइम होंगे। जैसे आप 11 और 13 लिख दीजिए, है ना, 17 और 31 लिख दीजिए। ठीक है ना? आप समझिए, देखो दोनों नंबर कैसे हैं? अभाज्य संख्या है। दो नंबर कैसे हैं? अभाज्य हैं। आप 3 और 7 लिख दीजिए। आप लिखिए 67, है ना, 67 और 41 लिख दीजिए। ठीक है ना? आप 17 और 19 लिख दीजिए। आप 29 और 37 लिख दीजिए। ये सब क्या है? ये सब रिलेटिवली प्राइम है। इसका मतलब हो गया कि दोनों नंबर कैसे होंगे बेटा? दोनों नंबर प्राइम नंबर होंगे। तो वो दोनों नंबर अगर प्राइम है तो हम कहेंगे कि सहअभाज्य संख्याएं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में कहेंगे रिलेटिवली प्राइम। जैसे आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, आपसे कहता है ट्विन प्राइम क्या है, तो ट्विन प्राइम में प्राइम नंबर ही हैं, लेकिन बशर्ते क्या है? 2 2 का गैप है। यहाँ पे 2 2 का गैप है। ठीक है बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ तक आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं बेटा? तो आप ये कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं कि अगर उनके फैक्टर लिखा जाए, स्वयं को छोड़कर उनके गुणनखंडों का सम अगर उस संख्या के बराबर है तो क्या कहलाता है? कोई एक पूर्ण संख्या है। यदि किसी संख्या के, तो मैं क्या लिखूंगा, यदि किसी संख्या के गुणनखंड, यदि किसी संख्या के गुणनखंड में स्वयं के गुणनखंड को छोड़कर, स्वयं के गुणनखंड को छोड़कर बाकी सभी गुणनखंडों का योग अगर संख्या के बराबर है, सभी गुणनखंडों का योग यदि संख्या के बराबर है, यदि संख्या के बराबर है, यदि संख्या के बराबर है, सभी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर है, तो पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या होती है। हम तो कहते हैं कि आपसे एग्जाम में इस पे बिल्कुल फिक्स पैटर्न पे सवाल आपसे पूछा जाता है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के गुणनखंड में स्वयं के गुणनखंड को छोड़कर बाकी सभी गुणनखंडों का योग यदि संख्या के बराबर है तो वो पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो क्या बन जाएगा? आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, बिल्कुल फिक्स इसी पे आता है। तो आप कहेंगे कि 6, 28, 496, ठीक है, और चौथा नंबर जो है वो 81, 28 है। कितना है बेटा? 81, 28 है। क्लियर है बात कि नहीं? भाई देखो मेरी बात ध्यान सुनो, 6, 28, 496 और 81, 28 आप चेक करके देख लो। जैसे मैंने कहा कि 6, मैं समझाता हूं कि यही आपसे इससे ऊपर आना नहीं है,
आगे नहीं ध्यान देने की जरूरत है, इतने भी रहेगा। देखो जैसे हमने कहा कि 6 है, तो 6 के कितने फैक्टर होंगे, तो आप कहेंगे सर 1 होगा, 2 होगा, और कितना होगा, 3 होगा, फिर क्या होगा, 6 होगा। मैंने कहा कि स्वयं को छोड़कर, स्वयं के फैक्टर को छोड़कर बाकी जितने फैक्टर उनका सम 3 2 5 1 6 संख्या के बराबर है, इन सबको जोड़ूंगा संख्या के बराबर, तो मैं कहूंगा पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगर मैं परफेक्ट नंबर है, क्या है परफेक्ट नंबर, 28 को मैं लिखूं तो 1 2 4 7, ठीक है ना, और 14 और क्या है 28, तो इसको छोड़ के आप जोड़िए तो 7 14 6 20 होता है, 14 6 20 7 27 1 28, तो इसका मतलब 28 एक पूर्ण संख्या है। ऐसे ही आप 496 और 81 28 लिखेंगे। तो याद रखिएगा बेटा, आप यही 4 नंबर अगर आप याद करके रखते हैं तो इससे आगे अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल फिक्स आएगा। आप याद रखिए कि कौन कौन की संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, तो आप 6 28 496 और 81 28 हैं। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। अब कह रहा कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होती है, इनका स्थानीय एवं जातीय मान बताइए क्या होगा। अगर हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात करते हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात करते हैं, तो प्लेस वैल्यू क्या होती है बेटा और फेस वैल्यू क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या बनती है, जैसे जैसे मैंने कहा 415, तो किसके आधार पर, ये इन्हीं दोनों के आधार बनी है। देखिए जैसे मैं समझाना चाहता हूं आपको, जैसे यहीं पे मैं, तो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की अगर बात करेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा यहां पे, जैसे मान लीजिए कि मैंने नंबर लिखा एक 4839, आखिर ये 4839 कैसे बनाया, कैसे पढ़ा गया, तो मैं कहूंगा कि ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इस 9 का स्थानीय मान क्या है, तो आप कहेंगे इकाई पे अंक पे 1 है, तो 9 एकम क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस इकाई दहाई है तो इसको 10 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 3 धाम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये क्या है, ये 8 गुणे क्या होगा बेटा, 100 होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें यहाँ पे, तो 4 गुणे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो बनेगा कितना, आप कहेंगे सर 4000 बन जाएगा। ठीक है, ये 9 है, ये 3 है, ये 8 है, ये 4 है। आपने ये देखा कि जो नंबर बनते हैं वो उनके जो स्थानीय मान है ना, प्लेस वैल्यू के आधार पे ही वो उसको कहा जाता है कि 4000 2000 3000 समथिंग ऐसे कहा जाता है। जब आपसे पूछूं मैं कि 9 का स्थानीय मान क्या है, तो आप कहेंगे इकाई अंक पे है, तो 9 एकम 9। यहाँ से भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो 3 एकम यहाँ पे आएगा, इकाई दहाई 3 धाम 30 है। 3 का स्थानीय मान, अगर 9 का स्थानीय मान पूछा है तो 9 है। 3 का स्थानीय मान क्या है, तो 30 है। 8 का स्थानीय मान पूछा है तो कितना है, 800 है। 4 का स्थानीय मान पूछा है तो क्या होगा बेटा, 4000 होगा। ठीक है ना, अब यहां तक तो ठीक है। जैसे अब पूछा जाएगा, पूछता कैसे, जैसे मैंने यहां पे लिखा 389264, अगर मैं पूछूं कि आपसे कि 8 का स्थानीय मान बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो कितना हो जाएगा, 8 गुणे 1000, 8 गुणे जो 1000 होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, वो 8000 हो जाएगा। बताओ यहां तक ठीक है ना, 8 गुणे जो 1000 होगा वो क्या बन जाएगा, 8000। इसका मतलब है कि जो 8 का स्थानीय मान, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, वो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80,000 आ जाएगा। तो 8 का स्थानीय मान क्या है, 80,000 है। ठीक है ना, यहीं पे 6 की अगर बात करें तो इकाई दहाई पे 6 दाम 60 हो जाएगा। ठीक है, मुद्दा यहां तक नहीं है। तो ये तो हो गया स्थानीय मान। तो सिंपल अगर डेटा दे रखा है, मतलब इंटीजर फॉर्म में, तो बताना आसान है। ठीक है, आगे भी ऐसे ही है। अगर यहाँ पे लिख दिया कि 28.35, तो अगर मैं पूछूं कि 3 का स्थानीय मान बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 का जो स्थानीय मान होगा वो 3 बटे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और जो 5 का स्थानीय मान होगा बेटा वो 5 बटे 100 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब हम पॉइंट के राइट साइड जैसे जाते हैं, तो पॉइंट के जस्ट राइट में जो पहले डिजिट होगी वो 10वां भाग होता है, जो दूसरी डिजिट होती है वो 100वां भाग होता है। ठीक है ना, तो स्थानीय मान इसको आप लिखेंगे 0.3, इसको क्या लिखेंगे 0.05 लिख देंगे। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं है। तो स्थानीय मान आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो जैसे अगर मैं यहीं पे और ऐसे लिखना चाहूँ, तो आपसे मैं कहूँ कि 2389 पॉइंट लगा दिया, मैंने कहा 8 और 2 के स्थानीय मान का अंतर बताओ क्या होगा, 8 और 2 के। तो आपको पता है कि इकाई दहाई 2 का स्थानीय मान कितना है, आप कहेंगे सर 20 है। और 8 का स्थानीय मान क्या है, 8 बटे 10 है। ठीक है ना, अंतर आपसे पूछा है, इसका मतलब 20 माइनस 8 बटे 10। और 20 माइनस 8 बटे 10 को आप क्या लिखेंगे, आप 0.8 लिख देंगे, 0.8 लिख देंगे। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0.8 लिख दिया।
इसका मतलब है कि 19.2 आ जाएगा इनका अंतर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? अगर यहीं पे मैं कह दूं 276538, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो अब बताओ कि इसका स्थानीय मान क्या होगा। मैं अगर पूछूं कि 7, 2 और 8 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, जरा बताओ। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 2 का जो स्थानीय मान है वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इस 8 का जो स्थानीय मान होगा 8 बड़े बटे 10, 100, 1000, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे, 0.008 लिख देंगे। अंतर हमें बताना है तो आप पॉइंट के बाद 3 डिजिट लगाओ, 0.008 लिखो, तो आप कहेंगे 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे 9, 9, 9, 9, 199.992 आ जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आई कि नहीं आई? यहीं पे एक बात और उसने की है कि जातीय मान क्या होगा। तो हमने स्थानीय मान के बारे में डिस्कस कर लिया, इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो प्लेस वैल्यू आपने समझ लिया, जिसे स्थानीय मान कहते हैं। अगर यहीं पे हम जातीय मान की बात करें, किसकी, जातीय मान की बात करें, तो वो क्या होता है बेटा, जातीय मान, जैसे मैंने लिखा है एक नंबर, मैं इसको यहाँ पे इरेज करता हूँ, तो मैं जातीय मान के बारे में डिस्कस करता हूँ। जैसे लिखा है कि 4835, अगर मैं पूछूं 8 का जातीय मान क्या होगा, तो 8 ही होगा। 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 ही होगा। 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 होगा। और 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, जो वैल्यू होती वही उसका जातीय मान होता है, अर्थात फेस वैल्यू होती है। अब आपसे सवाल ऐसे पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाएगा, चलो अच्छा एक मिनट, ऐसे लिखा कि 8 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ क्या होगा। इस क्वेश्चन में कि 8 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर बताओ क्या होगा, तो आप ये कहेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो कितना हो जाएगा, ये 800 तो इसका स्थानीय मान हो गया, और जातीय मान क्या है, 8 होगा। तो जब इसको लिखेंगे तो आप लिखेंगे 792 लिख देंगे। अंतर क्या आ गया, 792, ऐसा पूछा जाता है। देखो अगला एग्जाम्पल है कि 72439, आपसे कहता है कि 4 के स्थानीय मान, या 4 नहीं, आपसे कहे 2 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताओ क्या होगा। तो जब आपके 2 के स्थानीय मान की बात करूंगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है ना, तो 2 के जो हमारा स्थानीय मान है कितना, 2000 होगा, और जातीय मान क्या होगा, 2000 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अंतर लेंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 1998 हो जाएगा। 2 कम 2000 हो जाएगा, 2 कम 2000 हो जाएगा। स्थानीय मान और जातीय मान में इससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक और एग्जांपल मैं ले लूँ यहीं पे, लेकिन इससे कि ऐसे मैंने लिख दिया 23.89, ऐसे मैंने लिखा, मैंने कहा 8 और 3 के स्थानीय और जातीय मान का अंतर बताओ क्या होगा। ठीक है ना, अगर सेम नंबर है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे कहा मैं 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ क्या होगा, तो 3 का स्थानीय मान 3 है और जातीय मान भी 3 है, तो आप ये समझिए कि उसका जो अंतर होगा वो 0 होगा। इसका मतलब ये समझना है कि कोई भी अगर संख्या लिखी है उसमें इकाई, इनका स्थानीय और जातीय मान का जो डिफरेंस पूछेगा तो हमेशा क्या आएगा, 0 आ जाएगा। हमेशा क्या आता है बेटा, 0 आ जाता है। ठीक है बात, बताओ समझ में आई कि नहीं आई? आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने और एक एग्जांपल लिया, मैंने लिखा कि 3745321, मैंने कहा आपसे कि 3 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ। 3 यहाँ पे है, 3 कहाँ है, यहाँ है, तो मैं, अच्छा 3 नहीं, 3 तो यहाँ है लेकिन यहाँ भी है। ठीक है ना, मैं कहता हूँ 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ, तो आप कहेंगे सर जातीय मान तो 5 ही होगा, स्थानीय मान जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, और अंश का लेंगे अंतर, तो 4995 आ जाएगा, 4995 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? तो हमने कितनी बातों को इसमें डिस्कस किया, फिर से हम पूरा रिवाइज कर लेते। तो मैंने ये आपसे ये बताया कि जो हमारा इंटीजर है, जैसे हमने इंटीजर में जब लिखा तो इंटीजर पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, तो उसमें जब नॉन जीरो इंटीजर थे उसमें मैंने जब देखा तो उसमें हमें नंबर दिखाई पड़ा, उनका नेचर कैसा दिखाई पड़ा कि वो नेचुरल नंबर ही, उसी नेचुरल नंबर में ऑड और इवन आ गया। ठीक है ना, और यहीं से जब मैंने बात किया कि जो नेचुरल नंबर हैं उसी में से कुछ नंबर ऐसे भाज्य संख्याओं के रूप में थे, कुछ अभाज्य संख्याओं के रूप में थे। ठीक है ना, अब आप ये देखिएगा, मैंने इस बात को पहले लिखा था, फिर से लिख देता हूँ कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो कौन सी है, ध्यान देना। सबसे छोटी कौन सी थी, वो 2 थी। सबसे छोटी विषम संख्या, अभाज्य संख्या 3 है। 2 अंकों की सबसे छोटी 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी 97, 3 अंकों की सबसे छोटी 101, 3 अंकों की सबसे बड़ी 997, और फिर क्या कहेगा, 4 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या है वो कितना है, 1009, और 4 अंकों की सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या है 9973 आ जाएगा। इतनी बात आप याद रख लो, डायरेक्ट आपके पेपर में सवाल आएगा। क्लियर है बात? बताओ समझ में आई कि नहीं आई? अभी बच्चों को क्लियर है सब कुछ?
ठीक है, और आगे मैंने क्या डिस्कस किया था, खैर तो बात कर ही लेता हूं मैं। हाँ, ये बताया था मैंने 2 3 11 97 101 97 1009 997। फिर मैंने आपको ट्विन प्राइम और को प्राइम के बारे में बताया। फिर हमने आपको रिलेटिवली प्राइम के बारे में बताया, ये पेपर में पूछा जाता है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप वहाँ पे, ठीक है ना। परफेक्ट नंबर के बारे में बताया मैंने, ठीक है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में बता दिया। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू सो मच।